रातों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे प्यारे साथियों, इसे खोना नहीं है। जय हिंद परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। इसी तैयारी के साथ हम आपके समक्ष अम्ल क्षार तथा लवण लेसन को लेकर आ रहे हैं और ये बचे हुए कम से कम समय में इस लेसन से हम केवल वही प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इस लेसन में आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या होता है। ये आपके पाठ्यक्रम का भाग है, यह ध्यान दीजिए। इस अम्ल का परिभाषा आपको आर्हेनियस के अनुसार पढ़ना है। यह आपसे पूछ लिया जाएगा H प्लस के अनुसार, H आयन, मतलब H प्लस आयन के अनुसार आपका अम्ल का परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो यही आपके पाठ्यक्रम में ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में 2 अंकों का यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए हम देख लेते हैं। और ये जो परिभाषा एक होता है अम्ल का, एक होता है गुणों के आधार पर अम्ल का परिभाषा। तो जो गुणों के आधार पर देख रहे हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है आर्हेनियस के अनुसार। तो आइए देखते हैं क्या होता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा। तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे अभी परिभाषा सुने हैं कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, एक शब्द आया है वियोजित होकर, क्या एक शब्द आया है वियोजित होकर। वियोजित मीन्स होता है टूट जाना, अलग अलग हो जाना। उस पदार्थ को जल में जैसे डालेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि ये अम्ल के उदाहरण होते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या किया जाए, जैसे अभी परिभाषा में बताया गया है कि वे पदार्थ जल में वियोजित होकर, वियोजित मीन्स होते हैं टूट जाना, अलग होकर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उसी को तो अम्ल कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जल में जब घोलेंगे तो ये H प्लस आयन देने लगेगा। और देखिए इसमें एक शब्द कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि H प्लस आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, इसके साथ कोई अन्य धनायन नहीं देते। देखिए यहाँ पर क्लोरीन पर भी माइनस आपका है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। ये धनायन के अतिरिक्त, या धनायन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा देखिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल में घोला जाएगा तो यह भी आपका H प्लस आयन देगा, और नाइट्रिक अम्ल को भी जल में जब घोला जाएगा तो यह भी आपका H प्लस आयन देगा। तो ये आपका होता है अम्ल का आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा। अम्ल का एक अन्य परिभाषा भी होता है, किसके आधार पर, तो गुणों के आधार पर। जी हाँ, गुणों के आधार पर अम्ल का एक अन्य परिभाषा भी होता है। आइए उसको भी हम जान लेते हैं। इसको आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, लिखना है किसको, आर्हेनियस के अनुसार ही आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसमें बताया गया है स्वादों, मतलब गुणों के आधार, मतलब स्वादों के आधार पर कह सकते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका उदाहरण आइए हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नींबू, संतरा, इमली, सिरका आदि, ये क्या होते हैं, अम्ल का उदाहरण होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्षार के आर्हेनियस का अनुसार परिभाषा। क्षार या क्षारक का ये बात आपका एक ही होता है। तो इसका परिभाषा हम देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार। यह भी जो परिभाषा देख रहे हैं, जो क्षार का परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार ही पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आर्हेनियस के अनुसार ही बनते हैं, और ये जो गुणों के आधार पर देख रहे हैं यहाँ सबका प्रश्न नहीं बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH पर माइनस देते हैं,
क्षार या भस्म कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसे दो नाम से जाना जाता है, या क्षार कहिए या भस्म कहिए, आपका दोनों आपका एक ही होता है। तो आइए उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद से आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद से CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं आदि, ये क्या होते हैं क्षार का उदाहरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द आया है वियोजित होकर, जो हम बता चुके हैं। वियोजित मीन्स होता है टूट जाना, अलग हो जाना। तो क्षार को भी क्या करेंगे, जब हम जल में घोलेंगे, जब इसको क्या करेंगे NaOH को जब हम जल में घोलेंगे तो आपका OH आयन में क्या होगा, OH आयन में टूट जाएगा, या मतलब OH आयन देने लगेगा। ठीक है, उसके बाद से आपका है KOH, इसको भी क्या करेंगे, जब हम जल में क्या करेंगे घोलेंगे तो आपका OH पर माइनस आयन देने लगेगा। उसके बाद से CaOH है, इसको भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम जल में घोलेंगे तो यह भी आपका OH पर माइनस आयन देने लगेगा। तो ये आपका रहा आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा। उसके बाद हम देख लेते हैं गुणों के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, गुणों के आधार पर देख लेते हैं क्षार का डिफिनीशन क्या होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे गुणों के आधार पर अभी परिभाषा सुन लिए हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसका कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर साबुन देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है, क्षार होता है। इसका उदाहरण, तो ये आपके पाठ्यक्रम के ही भाग है, लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है, इसको हटा दिया गया। आपको आर्हेनियस के अनुसार इसका डिफिनीशन लिखना है। तो चलिए हम आर्हेनियस के अनुसार हम परिभाषा देख लेते हैं लवण का आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा क्या होता है। तो लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवीय आयनों में वियोजित हो जाता है, लवण कहलाता है। तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन उपस्थित होता है। धनायन को क्षारीय मूलक, जी हाँ दोस्तों, जब हम लवण को जल में घोलते हैं तो क्या होते हैं, अपने अवयवीय आयनों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और इस जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन उपस्थित हो जाता है, उसी धनायन को हम क्षारीय मूलक या भास्मिक कहते हैं, तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्लीय मूलक के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। तो इसमें आपका NaCl, ये क्यों देख रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा गया, यह जलीय विलयन को प्रदर्शित कर रहा है कि ये क्या है, जलीय विलयन है। जब NaCl को जब हम जल में घोलते हैं तो यह अपने आयनों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, मीन्स अलग अलग क्या होता है, टूट जाता है, दो पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे पहला आप देख रहे हैं सोडियम पर धनायन आ गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं Cl पर क्या है, ऋणायन आ गया है। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो आपको चिन्ह देख रहे हैं, ठीक है ना, इस चिन्ह को हम बोलते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। यह जो चिन्ह देख रहे हैं, इसे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आधा तीर बना है और इधर आधा तीर बना है, ये आपका उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। और यह जो अभिक्रिया देख रहे हैं नो, यह आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पर आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस पदार्थ को हम इसमें बदल सकते हैं और इसको पुनः अभिक्रिया कराएंगे तो यह इसमें आ जाएगा, NaCl बना लेगा। चलिए अब हम जानते हैं एक लवण का एक अन्य परिभाषा भी होता है। चलिए आइए इसको हम जान लेते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है ना, आपको आर्हेनियस के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो इसमें लिखा गया है लवण का परिभाषा, किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा अभी आप इसका डिफिनीशन सुने, क्या डिफिनीशन सुने, तो किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे HCl है, HCl को जब हम क्या करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका क्या बनता है, NaCl प्लस H2 जल बनता है। तो जो NaCl देख रहे हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड,
क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। यही जो आपका होता है क्या आता है, इसको हम लिख सकते हैं लवण। ये क्या है आपका लवण है। और इस अभिक्रिया के साथ साथ आपका जल का भी निर्माण होता है। तो ये आपका रहा लवण के कुछ अन्य परिभाषा।